प्यारे बच्चों, ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का जो हमारा विषय है वो है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि दोनों का प्रयोग करके कैसे हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझने से पहले हम LCM के कंसेप्ट को समझते हैं। लघुत्तम समापवर्तक या LSAP और अंग्रेजी भाषा में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज। छोटी कक्षाओं में आपका परिचय करा दिया जाता है। इसको हम रिवाइज करते हैं कि आखिर एलसीएम कहते किसे हैं। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। 10 और 20 का एलसीएम निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम 10 के गुणज लिखते हैं। 10 के गुणज मतलब 10 का पहाड़ा, 10 का टेबल। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 40 और ये आगे तक। इसी प्रकार 20 के गुणज लिखते हैं। गुणज वह संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं से पूरी कट जाती हैं, मतलब जो उनके पहाड़े में आती हैं। 20 तियाँ 60, इसी प्रकार आगे। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 10,20। देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? देखिए, उभयनिष्ठ 20, उभयनिष्ठ तो 40 और 40 दोनों में आ रहा है, 20 भी दोनों में आ रहा है, लेकिन हमको सबसे छोटा देखना है जो कॉमन उभयनिष्ठ भी हो और सबसे छोटा गुणज, वो है 20। तो ये हो गया इनका एलसीएम 20। तो एलसीएम का मतलब यही होता है कि वह सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो दोनों के पहाड़े में आता हो, जो दोनों के टेबल में आता हो। इस प्रकार 20 इनका क्या हो गया? सबसे छोटा गुणज हो गया। एक अन्य उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे 2, 3 और 4, इनका आपको एलसीएम निकालना है। चलिए, सबसे पहले हम 2 के गुणज लिखते हैं। 2 के गुणज क्या क्या होते हैं? 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 और इसी प्रकार ये आगे। इसी प्रकार 3 के गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, इसी प्रकार आगे। 4 के गुणज, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, इसी प्रकार आगे। अब ध्यान से देखिए, अब तो आप इसका एलसीएम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज क्या है। देखिए, 12 यहाँ भी आता है, 12 यहाँ भी आ रहा है और 12 यहाँ भी आ रहा है। तो 12 तीनों में कॉमन है और सबसे छोटा भी है। तो ये हो गया इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट कि वह छोटी से छोटी उभयनिष्ठ संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी कट जाती है, वो उनका एलसीएम कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझने से पहले 2-3 बेसिक बातें समझना जरूरी है। सबसे पहले आप समझिए अभाज्य संख्याओं के बारे में। जिनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं।
अंग्रेजी भाषा में बात करें। क्या होती हैं प्राइम नंबर या भाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन? एक तो एक होता है और एक वो खुद स्वयं वह संख्या होती है। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और एक स्वयं वह संख्या। उदाहरण के तौर पर बात करें जैसे 2, तो 2 या तो 1 से कटता है या फिर स्वयं 2 से कटता है। इसी प्रकार 3 भी 1 से कटता है और स्वयं 3 से कटता है। इसी प्रकार 5 भी 1 से कटता है और स्वयं 5 से कटता है। इसी प्रकार 7 भी 1 से कटता है और स्वयं 7 से कटता है। तो वे संख्या हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं वह खुद संख्या से कटते हैं अपने आप से, और एक 1 से कटते हैं। इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जो एक संख्या है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। इसके गुणनखंड करना चाहें तो यहाँ पे केवल एक ही है, ये 1 से ही कटता है, जबकि अभाज्य संख्याओं के लिए कम से कम केवल 2 गुणनखंड तो होने ही चाहिए। तो इस प्रकार एक ना भाज्य है और ना ही भाज्य। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। आपको इन संख्याओं के बारे में छोटी कक्षाओं में बताया गया है, यहाँ केवल पुनरावृत्ति हो रही है। भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर, अंग्रेजी भाषा में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 हो गया। अब 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और स्वयं 4 से कटता है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। जैसे कि 6 हो गया। 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से कटता है। तो ये सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, स्वयं 8 से कटता है। ठीक, तो वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, या जो किसी दूसरे पहाड़े से भी कट जाती हैं। अभाज्य संख्याएं तो केवल स्वयं के पहाड़े से कटती हैं या फिर 1 से, जबकि भाज्य संख्याएं स्वयं से तो कटती हैं, किसी दूसरे पहाड़े से भी कट जाती हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एक और छोटी सी बात है, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। किन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं? क्योंकि इन संख्याओं की आवश्यकता हमको आगे पड़ेगी, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वे संख्याएं जो केवल 1 से कट जाएं, 1 से कटती हैं और किसी पहाड़े से वो कटती नहीं है। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनके गुणनखंडों में 1 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है, जो केवल 1 से कटेंगी और से नहीं कटेंगे। जैसे उदाहरण हो गया 3 और 4 का। अब यदि हम इनको काटें तो ये केवल 1 से कट सकती हैं। 1 से तो कटी जाती हैं सभी संख्याएं, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 10/4 की, ठीक है, तो 10/4 को वैसे तो जब उसको हम काटेंगे 2 से कट जाएगा। देखिए 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, कट के आ चुका है 5/2। अब इनको 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं काट सकती है, तो अब ये को प्राइम नंबर बन गए 5 और 2। ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, यहाँ से तो इनको 2 काट दे रहा है, लेकिन अब ये किसी 1 के अलावा किसी और अन्य पहाड़े से नहीं कटेंगे। ठीक, तो इनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इस प्रकार की संख्याओं को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अंकगणित की आधारभूत परिमेय, जो आपकी पुस्तक में परिमेय 1.2 है।
इसके कथन को हम पढ़ते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमको क्या कहती है। देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा कथन है, लेकिन बात छोटी सी है। क्या कहा गया है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, अब मान लीजिए भाज्य संख्या 20 है, उदाहरण के जरिए हम इसको समझते हैं। 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। यही तो बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 20 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करने बैठते हैं, अभाज्य गुणनखंड सबको करना आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको विभाजित करते हैं। 2 है तो ये हो जाएगा आपके पास 2.20। फिर आगे काटिए, 2 पंजे 10, इस प्रकार 5 एकम 5, एक बचाना पड़ता है यहाँ पे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5। भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। आगे क्या कहा गया है? तथा वह गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है, अद्वितीय का मतलब कि इसके अलावा और कोई इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। अद्वितीय का मतलब ये यही अपनी तरह के ये गुणनखंड होंगे। इसके अलावा आप कोई सी विधि लगा दीजिए, आपको 20 के और अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेंगे। अब ये क्या बात है कि इनके आने वाले क्रम के बिना, तो इसका मतलब ये है कि इनके क्रम को आप बदल दीजिए, चाहे इसको 5 गुणा 2 कर दीजिए, या फिर आप इसको 2 गुणा 5 गुणा 2 कुछ भी कर दीजिए, क्रम आप बदल दीजिए, फिर भी उत्तर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी देखिए, 5 दूनी 10 दूनी 20, 2 पंजे 10 दूनी 20 ही है। तो क्रम बदलने पर उत्तर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो यही हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और वो गुणनखंड अपने आप में अद्वितीय होते हैं। उनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता उसमें, और हम यदि उनके आने वाले क्रम पर कोई ध्यान ना दें। तो ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमारे पास है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और उनके गुणनखंडों के क्रम के बिना, क्रम पर ध्यान दिए बिना वो अद्वितीय होते हैं, वो जो गुणनखंड आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी पुस्तक में उदाहरण नंबर 6 है। ये सब हम पिछला काम ही कर रहे हैं, जो आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया था उसी की पुनरावृत्ति है। आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, 6 और 20, और बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से इनका आपको एलसीएम निकालना है और इनका आपको एचसीएफ भी निकालना है। आप सभी जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 3 6 और 3 एकम 3। इस प्रकार 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। इस प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए? 2 पंजे 10 और 5 एकम, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, 2 दशम की 20, और फिर ये 2 से कटेगा और ये आएगा 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इस प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 2 गुणा 5, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 3 की घात 1। 3 एक बार आया, 2 भी एक बार आया, 2 यहाँ पे 2 बार आया, 2 की घात 2, और 5 यहाँ पे एक बार आया। तो अब इनका जो पहले एचसीएफ निकालते हैं हम। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 6,20। आपको याद है 6th क्लास में आपको बताया गया है कि एचसीएफ कैसे निकालता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। देखिए 2 है, इन दोनों में उभयनिष्ठ 2 को लिख दीजिए।
अब देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात कौन क्या है। यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो एक छोटी घात है, तो इसको हमने 2 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है उभयनिष्ठ, ये होता है HCF कि प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल हमारा HCF होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ये होता है HCF। ठीक, अब LCM की बात कर लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 और 20 में। अब देखिए बच्चों, HCF में तो हमको केवल उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखना है और उसकी सबसे छोटी घातों का हमको गुणनफल कर देना है। यहाँ 2 था तो केवल 2 ही आएगा। अब LCM क्या होता है, LCM में जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो सब लिखे जाते हैं। देखिए 2 आया है तो 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 3 भी आया है तो 3 लिख दीजिए, और फिर 5 भी आया है तो 5 लिख दीजिए। लेकिन अब देखिए किसको कितनी बार लिखना है ये इम्पोर्टेंट है। LCM में क्या होता है, जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं प्रत्येक उनको देखना है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी घात ली जाती है। अब जैसे देखिए 2 है तो 2 की बड़ी घात, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 2 की बड़ी घात कितनी है 2, तो वो ली जाएगी यहाँ पे। इसी प्रकार 3 तो केवल 1 ही है तो इसको तो ऐसे लिखा जाएगा 3 की घात 1। 5 भी 1 ही बार है तो इसको 5 की घात 1। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3 और ये हो गया 5। इस प्रकार 4 3 12 पंजे 60 हमारा क्या आ गया इनका LCM। तो LCM क्या होता है, LCM होता है प्रत्येक, अब इसमें हम उभयनिष्ठ नहीं लेते हैं, उभयनिष्ठ की कहानी केवल HCF तक ही सीमित है। इसमें प्रत्येक लिए जाते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब इसमें हम सबसे बड़ी घात लेते हैं और फिर उनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये होता है LCM का मतलब। एक बात और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, अब देखिए बच्चों, आपके पास 2 संख्याएं थी 6 और 20, इनकी आपस में गुणा कर दीजिए तो 20 छक्के 120 आ गया। अब देखिए इनका HCF कितना आया था, HCF आया था जी 2, और LCM कितना आया था, LCM आया था जी 60। तो 60 दूनी कितने होते हैं 120। यहाँ आप एक संबंध देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दी गई दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से हम एक संबंध निकाल सकते हैं कि HCF, जो 2 संख्याएं दे रखी हैं, मान लिया A और B, उनका HCF और उनका LCM A और B बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो ये हमने 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के HCF और LCM के बीच एक संबंध स्थापित कर दिया। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM टू पॉजिटिव इंटीजर, कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
और ये केवल 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए सत्य है, ये 3 के लिए सत्य नहीं है। ये आप लोग जानते हैं कि 3 में आप इस संबंध का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, अब इस संबंध का प्रयोग हमें कैसे करना है, ये हमारी क्या मदद कर सकता है, ये एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, आपकी पुस्तक का उदाहरण नंबर 7 हम करते हैं। 2 संख्याएं दे रखी हैं 96 और 404। इनको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका HCF और LCM फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से काटिए। 2 चौको 8, 1 9 1, तो यहाँ पे 16 बन गया। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। ठीक, फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटा। 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6 और लास्ट में 3 से 3 एकम 3। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 1 2 3 4। 2 आया है 4 बार और 3 आया है कितनी बार, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए 2 की घात 4 और 3 की घात 1। ठीक, आगे देखिए 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो जब 404 के आप लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 2 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0, 2 दूनी 4। इसी प्रकार फिर ये 2 से कट रहा है। 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2। अब ये 101 अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी। 101 एकम 101। इस प्रकार 404 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो आ गए। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और 101 तो 1 ही बार आया है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 96 एंड 404। तो HCF क्या निकलता है, सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। 2 है और उसकी सबसे छोटी घात कौन सी है, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो छोटी घात 2 हो गई। 2 दूनी 4 आ गया। 4 इनका HCF हो गया। अब LCM निकालने के लिए हम पुराना तरीका भी कर सकते हैं कि प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, प्रत्येक गुणनखंड लेंगे और उसमें क्या करेंगे, जो बड़ी घात होगी उनकी आपस में गुणा कर देंगे। लेकिन अभी अभी हमने एक संबंध पढ़ा है। क्या संबंध पढ़ा है, आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का HCF और उनका LCM का जो गुणनफल होता है वो उन 2 संख्याओं के बराबर, उन 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। HCF आप निकाल चुके हैं कितना, 4, और LCM तो आपको निकालना है। और 2 संख्याएं कौन सी दे रखी हैं, 96 और यहाँ पे 404। तो LCM निकाल सकते हैं आसानी से आप। LCM बराबर क्या आएगा, अब देखिए ये 4 नीचे चला गया, 4 गुणा में था, बराबर के उस तरफ जाके भाग में चला गया। 4 से काटिए तो ये आएगा 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे 16 बचा। 4 चौको 16, तो 24 की 404 में जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, LCM 9696। तो इस प्रकार आपने LCM निकाल दिया है 96 और 404 का 9696, ये इनका LCM आ गया। ठीक, तो इस संबंध की मदद से हम लोगों ने हमारा समय थोड़ा बच गया। HCF निकाल दिया था, फिर हमारा काम आसान हो गया, हमने LCM निकाल दिया। तो ये आपके लिए संबंध काम आ सकता है जब 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का LCM और HCF निकालने को कहा जाए। 3 के लिए लागू नहीं होता है। आपकी पुस्तक का उदाहरण नंबर 8 है, उसमें आप देखेंगे ये 3 के लिए लागू नहीं होता है, केवल 2 के लिए लागू होता है। तो ये बात आप लोगों ने आज समझ ली।
अब आपको प्रश्नावली 1.2 को हल करना है। जो बातें आज आपको समझाई गई हैं उसी का प्रयोग होगा उसमें। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 मैं आपको कराता हूँ और उसके बाद 6, 7 ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 को करने से पहले उदाहरण नंबर 5 को हम देखते हैं, क्योंकि इसी की तरह वो प्रश्न नंबर 6 भी है। देखिए क्या बोला गया है। संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। छोटा सा प्रश्न है, केवल कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। कि आपसे पूछा गया है कि 4 की घात n मतलब n के किसी भी मान के लिए क्या कोई ऐसी संख्या मिल सकती है जो 0 पर समाप्त होती है। ये आपको जांच करनी है, ये आपको देखना है। चलिए इसको हम करते हैं। तो इसको करने से पहले देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 4 की घात n, आखिर इसका मतलब क्या है। n बराबर रखते जाइए आप। 4 की घात 1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 की घात 2 बराबर कितना हो गया, 16। n बराबर 2 रखा ना, n बराबर 2 पर। n बराबर 3 पर आप जांच कीजिए तो 4 की घात 3 बराबर 4 चक्को 16 चक्को 64। 4 पर चेक कीजिए, 4 चक्को 16 चक्को 64 चक्को 256। अब हमने केवल 4 तक चेक किया, आगे तो बढ़ता जाए क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को तो कोई अंत ही नहीं है। 1 से शुरुआत होती है, अनंत तक जाती है। लेकिन यहाँ देखिए, जब n का मान हम रख रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी संख्याएं प्राप्त हुई हैं या तो वो 4 पे समाप्त हो रही है या फिर 6 पे समाप्त हो रही है। 4 पर या 6 पर। 4 की घात n वाले की बात कर रहा हूँ मैं। n का मान बढ़ाते जाइए, आपको मान मिलते जाएंगे। तो ये बात हमने देख ली है कि या तो 4 पे समाप्त हो रहा है या 6 पे समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये बात हमने देख ली है कि n का आप कुछ भी मान रख दीजिए, 4 की घात n से ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 0 पर समाप्त होगी। लेकिन परीक्षा में तो हमको ऐसे लिखना नहीं है, इसको लिखने का एक तरीका है, ठीक। वो मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। अब इस पर भी ध्यान दीजिए कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे कि 10, 20, 40, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। बाकी लैंग्वेज तो आप खुद ही बना लेंगे। जो संख्या 0 पे समाप्त होती है बच्चों, वो 5 से अवश्य कटती है। उसके गुणनखंड में 5 अवश्य आता है। अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे, अब 5 जरूर रहेगा। देखिए 2 दूनी 4 पंजे 20, 5 से अवश्य कटती है। 40 भी कटेगी 5 से। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अरे गलत हो गया तो सॉरी। 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो कितना मिलेगा। 40 है 20, सॉरी 20, फिर 10, फिर 2 पंजे और फिर 5 एकम 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, ये मिल गया आपको। तो देखिए आप, जो भी संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं वो 5 से अवश्य कटती हैं, ये बात हमने देख ली। और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय हमको यही बोलती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और वो अद्वितीय रूप से उसमें स्थित होते हैं और कोई गुणनखंड उसमें नहीं आ सकता है।
तो यहाँ हमने एक बात नोट कर ली है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से कि जो भी संख्या 0 पे समाप्त होगी, ये सभी भाज्य संख्या है, उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा, निश्चित होगा। लेकिन यहाँ देखिए 4 की घात n है और 4 के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये बनेंगे 2 गुणा 2 की घात n। 2 तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन 5 यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या के अद्वितीय रूप से उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 तो किसी कीमत पे भी नहीं आ सकता है। तो यही हमारे सवाल का जवाब है कि 4 की घात n का आप कोई भी मान रख दीजिए, वो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 आ ही नहीं रहा है। भाई 0 पर समाप्त होता तो 5 जरूर आता, इसलिए यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। तो इसको भाषा के रूप में कैसे लिखना है, वो इस तरीके से लिखना है। आप लिखेंगे 4 की घात n का मान 0 पर समाप्त होने का अर्थ है कि वह 5 से विभाजित होगा। ये बात सत्य है, परंतु जब हमने 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करे 2 गुणा 2 की घात n, तो यहाँ हमें केवल 2 ही गुणनखंड के रूप में मिला। यहाँ केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको मिला। अब यहाँ पे आप लिखोगे, जबकि हम जानते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 नहीं आया है, इसलिए हम कहेंगे कि 4 की घात n का कोई भी मान हो वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये बात लिख देंगे। इसी की तरह आपकी पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको आप लोग करेंगे। ठीक है बच्चों। अब प्रश्नावली में एक सवाल है छठा। पहला पार्ट, 2 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट आपको दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13, और दूसरा पार्ट भी है इसका 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। आपसे बोला गया है कि क्या ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं, ये आपको जांच करनी है। पहला मैं करवा देता हूँ, दूसरा आप स्वयं कर लेना। अब भाज्य संख्याएं आप लोग जानते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्या हम कहते हैं। जो मतलब स्वयं से तो कटती हैं, किसी दूसरे पहाड़े से भी कट जाती हैं, किसी दूसरी संख्या के पहाड़े से भी कट जाती हैं। चलिए चेक करते हैं। अब ये मत करना, अब इनकी गुणा कर लेना और फिर 13 को जोड़ देना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, शॉर्ट बनाते हैं। देखिए दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दीजिए। अंदर क्या बचा, 7 गुणा 11 प्लस के 1 बचा ना, यहाँ पे 13 तो बाहर आ गया है। तो 13 गुणा 11 सत्ते 77 प्लस के 1, तो 13 गुणा 77 और 1 78। तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप समझ गए हो कि ये जो भी संख्या है इसके तो एक तो गुणनखंड सबका रहता है, 2 से अधिक गुणनखंड आ गए। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 13 से भी कट रहा है और किसी और संख्या 78 से भी कट रहा है। ऐसी संख्याओं को तो हम भाज्य संख्या कहते हैं कि जो दूसरे संख्या के पहाड़े से भी कट जाए। तो ये भाज्य संख्या आपको मिल गई। आप कह सकते हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड आए हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार इसको आपको करना है। इसमें देखिए 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, 5 को बाहर लेके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 आपको पूरी करनी है, उसका मैं आपको इमेज भेज दूंगा ग्रुप में। तो आज हम लोगों ने गणित विषय की एक महत्वपूर्ण परिमेय पढ़ी है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय, जिसने आज हमको एक नई चीज़ सिखाई है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यदि हम उनके गुणनखंडों के क्रम पर कोई ध्यान ना दें तो वह अपने आप में अद्वितीय होते हैं, उनके अलावा और कोई गुणनखंड उसमें नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा में की पढ़ाई आपकी समझ में आई होगी।
नेक्स्ट टॉपिक हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है इसको कॉपी में उतारिए और प्रश्नावली को पूरा कीजिए। आप अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो ये गलत बात है। टेंथ के लिए ये साल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षाओं में आपको बैठना है। सभी बच्चे प्रयास कीजिए, आपका समय खराब ना हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। आप भी अपनी तरफ से पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, फिर जिससे टीचर भी खुश होता है और वो एक्स्ट्रा मेहनत करता है कि बच्चों के बच्चे अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हम भी उनको रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं। तो आज की कक्षा के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।